आप सभी दोस्तों का स्वागत है देपन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। पशु परिचर भर्ती 2023 के अंतर्गत आने वाला भाग बे, जिसमें हमें पशुओं के बारे में पढ़ना होता है। पशु परिचर भाग बे की तैयारी आपको इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर निःशुल्क करवाई जाएगी। साथ ही आपको प्रत्येक क्लासेज के नोट्स देपन क्लासेज टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करवा दिए जाएंगे और टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर जाकर आप ज्वाइन कर लीजिए। वैसे तो आपने देख ही लिया है कि आज कौन सा टॉपिक होने वाला। हम पशुओं के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हमारा टॉपिक है कृत्रिम गर्भाधान यानी आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। चलिए शुरू करते हैं। जैसे इस विधि द्वारा नर पशु से जीवित शुक्राणु युक्त वीर्य को एकत्रित करके विशेष उपकरणों की सहायता से मादा की योनि में प्रवेश करवाया जाता है। इसे कृत्रिम गर्भाधान कहा जाता है। नेक्स्ट, विश्व में सर्वप्रथम कृत्रिम गर्भाधान की शुरुआत इटली में कुत्ते से प्रारंभ की गई थी। यानी विश्व में सर्वप्रथम कृत्रिम गर्भाधान की शुरुआत हुई थी इटली देश में। सर्वप्रथम कुत्ते पर इन्होंने कृत्रिम गर्भाधान किया था। नेक्स्ट, भारत में जो कृत्रिम गर्भाधान की शुरुआत हुई वो डॉक्टर संपत कुमार ने की थी। किसने? डॉक्टर संपत कुमार ने की थी। वो की थी पैलेस डेयरी फार्म, मैसूर, कर्नाटक से, जहां उन्होंने भैंस पर ये जो कृत्रिम गर्भाधान की शुरुआत की थी और उनसे जो बछड़ा पैदा हुआ उसका नाम क्या रखा? प्रथम नामक बछड़ा। नेक्स्ट, भारत में डॉक्टर पी भट्टाचार्य के निर्देशन में पायलट परियोजना के अंतर्गत बेंगलोर, कोलकाता, पटना तथा मोंटगोमरी 4 स्थानों पर कृत्रिम गर्भाधान हेतु क्षेत्रीय केंद्रों की स्थापना की गई थी। पी भट्टाचार्य ने एक पायलट परियोजना के तहत उन्होंने पायलट परियोजना चलाई, जिसके तहत बेंगलोर, कोलकाता, पटना तथा मोंटगोमरी, वो जो वर्तमान में पाकिस्तान के अंदर, इन 4 क्षेत्रीय स्थानों पर उन्होंने केंद्रों की स्थापना की। नेक्स्ट, कृत्रिम रूप से नर पशु से वीर्य एकत्रित करने हेतु इलेक्ट्रोत्तेजना विधि का उपयोग करते हैं। यानी जो हम कृत्रिम रूप से यानी आर्टिफिशियल रूप से जो नर पशु से चयनित यानी चयनात्मक पशु से जो हम वीर्य एकत्रित करते हैं, सीमेन को एकत्रित करने के बाद जो हम एकत्रित करते हैं, उसे इलेक्ट्रोत्तेजना विधि द्वारा इसको उपयोग में लेते हैं। फिर वीर्य को कृत्रिम रूप से सुरक्षित रखने हेतु, वीर्य को जब सुरक्षित रखते हैं नहीं कृत्रिम रूप से, तो द्रव नाइट्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है और इसका तापमान -196 डिग्री सेल्सियस होता है और कहीं पर आपको देखने को मिल जाएगा 197 डिग्री सेल्सियस। और इस पूरी प्रक्रिया को, जो वीर्य को सुरक्षित रखने की पूरी प्रक्रिया होती है, जिसमें द्रव नाइट्रोजन गैस में रखा जाता है और तापमान होता -196 डिग्री सेल्सियस, और ये पूरी प्रक्रिया को कार्यो प्रिजर्वेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कार्यो प्रिजर्वेशन। अब देखते हैं वीर्य के लक्षण कौन कौन से हैं। वीर्य के लक्षण कौन कौन से? वीर्य का जो पीएच मान लगभग होता है वो अम्लीय माध्यम में होता है, यानी 6.9 होता है। क्या होता है? 6.9 जो अम्लीय माध्यम में इसका वीर्य का पीएच मान होता है, और जिसमें शुक्राणुओं की संख्या 20 करोड़, 1 ml वीर्य के अंदर 20 करोड़ शुक्राणु होते हैं। कितने? 20 करोड़ शुक्राणु होने चाहिए। ये वीर्य में शुक्राणु की संख्या गतिशीलता का विश्लेषण करने हेतु माइक्रोस्कोप सूक्ष्मदर्शी विधि का उपयोग किया जाता है। वीर्य के अंदर शुक्राणु जांचने या नापने हेतु, यानी उनकी गतिशीलता का विश्लेषण करने हेतु माइक्रोस्कोप या सूक्ष्मदर्शी विधि का उपयोग किया जाता है। वीर्य में मुख्य पोषक तत्व पाए जाते हैं। ये मुख्य पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं वो देखिए। एक तो होता है फ्रक्टोज तथा विटामिन B2 जो राइबोफ्लाविन उपस्थित होता है। कौन से वीर्य में कौन से पोषक तत्व होते हैं मुख्य रूप से? एक तो फ्रक्टोज पाया जाता है, एक विटामिन B जो राइबोफ्लाविन होता है, और जो वीर्य का रंग होता है वो होता है क्रीम कलर का। नेक्स्ट, कृत्रिम रूप से एकत्रित वीर्य की शुद्धता
तथा पीएच मान जांचने हेतु जो हमने जो कृत्रिम रूप से इकट्ठा किया हुआ वीर्य होता नहीं, उसकी शुद्धता तथा पीएच मान जांचने हेतु जिस विधि का प्रयोग किया जाए उस विधि का नाम है मिथाइलिन ब्लू कैटेलिस्ट विश्लेषण विधि। क्या नाम है? मिथाइलिन ब्लू कैटेलिस्ट विश्लेषण विधि। यानी वीर्य एकत्रित किया हुआ वीर्य की शुद्धता तथा पीएच मान जांचने हेतु किस विधि का प्रयोग किया जाता है? मिथाइलिन ब्लू कैटेलिस्ट विधि का। और अब एस्टर चक्र, मध्य चक्र। मादा पशु में अंडा निर्माण की प्रक्रिया विशेष समय अवधि में होती है जिसे एस्टर चक्र कहते हैं। यानी जो नर मादा होती है, पशु मादा, उसके अंदर जो एस्टर चक्र निर्माण होता है ये विशेष अवधि, विशेष समय के अंदर होता है। मादा पशु में एस्टर चक्र के लक्षण जब दिखते हैं उनके 12 घंटे बाद जो अंडा परिपक्व होकर वो फैलोपियन नली के अंदर आ जाता है। किस नली के अंदर? 12 घंटे बाद अंडा परिपक्व होकर एस्टर चक्र के लक्षण दिखने के बाद 12 घंटे बाद अंडा परिपक्व होकर फैलोपियन नली में आ जाता है। नेक्स्ट, मादा में बार बार जब मादा पशु होता है बार बार जब हम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करवाते हैं, यानी कृत्रिम गर्भाधान की प्रक्रिया हम बार बार करवाते हैं, तो उसे रिपीट ब्रीडर कहते हैं। क्या कहते हैं? बार बार कृत्रिम गर्भाधान कराने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? रिपीट ब्रीडर कहते हैं। नेक्स्ट, मादा मानव में गर्भाधान तैयारी अवधि को रज चक्र, जबकि पशु में इस प्रक्रिया को मध्य चक्र कहते हैं। जब मानव के अंदर मादा में होता है तो उस गर्भाधान तैयारी को हम रज चक्र कहते हैं, वही पशुओं में होता है तो उसे हम मध्य चक्र कहते हैं। और यह क्रिया प्राइमेट वर्ग के जीवों में पाई जाती है। यहाँ पर प्राइमेट मिसप्रिंटिंग हो गया। मादा में कृत्रिम गर्भाधान की जांच, जब मादा पशु के अंदर कृत्रिम गर्भाधान की जांच की जाती है तो रेक्टम पाल्पेशन विधि द्वारा की जाती है। कौन सी विधि द्वारा? रेक्टम पाल्पेशन विधि द्वारा। नेक्स्ट, कृत्रिम वीर्य परिवेश, यानी गर्भाशय तक कृत्रिम जो हमने तैयार किया उस वीर्य को कैसे पहुंचाया जाता है, कौन कौन सी उनके अंदर विधियां प्रयोग में ली जाती हैं। तो देखिए, गाय तथा भैंस के अंदर रेक्टोवेजाइनल विधि द्वारा स्ट्रोक की सहायता से लगभग 1 से 1.5 ml वीर्य को गर्भाशय में प्रवेश करवाया जाता। गाय तथा भैंस में वीर्य को कृत्रिम रूप से कौन सी विधि द्वारा गर्भाशय में पहुंचाया जाता है? वो है रेक्टोवेजाइनल विधि। कौन सी है? रेक्टोवेजाइनल विधि, जिसके अंदर गर्भाशय तक 1 से 1.5 ml वीर्य पहुंचाया जाता है गाय तथा भैंस के अंदर रेक्टोवेजाइनल विधि द्वारा। नेक्स्ट, बकरी तथा भेड़ में वेजाइनल स्पेकुलम विधि का उपयोग किया जाता है। बकरी में तथा भैंस में कौन सी विधि उपयोग की जाती? वेजाइनल स्पेकुलम विधि। और भैंस तथा गाय के अंदर वो की जाती रेक्टोवेजाइनल विधि। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन यहाँ से बन सकता है आपके लिए। नेक्स्ट, कृत्रिम गर्भाधान आनुवंशिक स्तर पर यानी वंश पर क्या डिपेंड करता है? तो ये 2 प्रकार का मुख्यतः होता है, यादृच्छिक प्रजनन, गैर यादृच्छिक प्रजनन। इसे यादृच्छिक प्रजनन को पैन मिक्स कहते हैं। तो देखते हैं इसमें क्या क्या होता है। आबादी में विपरीत लिंग के किसी भी नर के साथ जनन की प्रक्रिया जिसे पैन मिक्स कहते हैं। अब नेक्स्ट, गैर यादृच्छिक प्रजनन। इसके अंदर विशेष शुद्ध प्रजाति के विपरीत नर के साथ जनन प्रक्रिया होती है, यानी विशेष शुद्ध होना चाहिए, जिसे चयनात्मक प्रजनन कहते हैं, जिसे हम खुद चुनते हैं। नेक्स्ट, जैसे कि गैर यादृच्छिक प्रजनन होता, वो भी जिसमें अंदर बाह्य प्रजनन आता है और आंतरिक प्रजनन होता है। बाह्य प्रजनन के अंदर देखिए कि कर्मोन्ती प्रजनन हो गए, जिसमें अशुद्ध नस्ल की गाय का शुद्ध नस्ल के नर के साथ कर्मोन्ती प्रजनन, यानी अशुद्ध नस्ल की कोई भी गाय
और शुद्ध नस्ल का जो नर होता है उनके साथ 6 बार प्रजनन होता है तो उत्तम लक्षणों युक्त संतति उत्पन्न होती 99%। अगर 6 बार अगर एक अशुद्ध नस्ल की गाय है और शुद्ध नस्ल नर के साथ प्रजनन करवाया जाता है 6 बार लगातार, तो शुद्ध संतति उत्पन्न होती है 99%। 99%। हाँ, और एक संकरण प्रजनन जिसमें भिन्न प्रजाति के नर तथा मादा के मध्य संकरण करवाया जाता है, वो भी कृत्रिम रूप से, नेचुरल नहीं होता, ये कृत्रिम रूप से होता है। जैसे अब हमने नाम सुना है खच्चर का, और जब खच्चर पैदा होता है वो घोड़ी तथा गधे का संकरण होता है, घोड़ी तथा गधे का संकरण होता है, ये भी कृत्रिम रूप से करवाया जाता है। हिरनी घोड़ा और गद्दी से पैदा हुआ जिसे हिरनी कहते हैं, वो भी कृत्रिम रूप से करवाया जाता है। कैटला जो गाय और भैंसा से उत्पन्न होता है, ये भी कृत्रिम रूप से करवाया जाता है। नेक्स्ट, बाह्य प्रजनन के अंदर तीसरा आता है क्रॉस संकरण प्रजनन, जिसके अंतर्गत देसी तथा विदेशी नस्लों के मध्य संकरण से नवीन प्रजाति को उत्पन्न करना होता है, जिसमें ब्राह्मीण स्विस प्लस साहिवाल होती है। तो इसके अंदर क्या होता है कि ब्राह्मीण स्विस ये विदेशी नस्ल है, कौन सी है? विदेशी नस्ल। और ये साहिवाल ये देसी नस्ल है। इनके कृत्रिम रूप से इन दोनों के बीच में प्रजनन करवाया जाता है और उससे जो पैदा होने वाली जो नस्ल होती है जिसे करण स्विस कहा जाता है। कौन सी? करण स्विस। क्वेश्चन आएगा ब्राह्मीण स्विस और साहिवाल से संकरण से पैदा होने वाली नस्ल कौन सी है? वो है करण स्विस। कौन सी है? करण स्विस। और हम देखेंगे पशु में औसतन जो गर्भकाल होता है वो कब प्रारंभ होता है और गर्भकाल का समय क्या रहता है। तो देखिए गाय के अंदर ये 36 से 40 माह लगभग लग जाते हैं गर्भकाल आरंभ होने से, और इनका गर्भकाल समय रहता 281 तक रहता है, लगभग 9 महीने। भैंस का जो गर्भकाल आरंभ होता है वो 36 से 42 माह लग जाते हैं और गर्भकाल का समय होता है वो भी लगभग 281 दिन, यानी 9-10 महीने भैंस के भी हो जाते हैं। बकरी का जो गर्भकाल प्रारंभ होता है वो 15 से 19 माह के बीच में हो जाता है और ये 151 दिन, लगभग 4 या 5 महीनों तक इनका गर्भकाल चलता है। भेड़ का भी वही 12 से 18 माह के लगभग है, मध्य होता है और इसके 147 दिन लगते हैं, यानी बकरी से थोड़ी पहले, यानी ये 4 महीने लगभग आसपास भी। और ऊँट का जो गर्भकाल आरंभ होता है वो 36 से 18 माह के मध्य हो जाता है और 390 से 410 दिन ये इनके गर्भकाल का समय लग जाते हैं। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त की जाती है और अगले टॉपिक के साथ हम फिर अगली क्लास में आपसे मुलाकात करेंगे।